हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे संविधान और ये लेक्चर नंबर 21 है। इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 112 से स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 112 क्या कहता है, यानी कि अनुच्छेद 112 क्या कहता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 112। द प्रेसिडेंट शैल इन द रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर काउज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर। यानी ईयर के स्टार्ट होने से पहले, साल के स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रपति दोनों हाउस से कितना फाइनेंशियल खर्च हो रहा है, कितना फाइनेंशियल मतलब कितने पैसे खर्च होंगे, क्या व्यय होगा, धन का व्यय कितना होगा, उसकी एक स्टेटमेंट मांगता है। कौन कौन मांगता है? प्रेसिडेंट। दोनों हाउस से पर ईयर में संसद में जितने भी लोग बैठते हैं, जिनकी सैलरी क्या है, इन सब के बारे में एक स्टेटमेंट मांगता है कि हर ईयर में, हर साल में किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा चाहिए। इसे बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर साल की हर संसद से, दोनों संसद से एक स्टेटमेंट मांगी जाती है कि कितना पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए, द एमोनमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस। यानी कि इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, यानी कि पूरे साल का खर्च। तो इसमें ये होगा कि प्रेसिडेंट का क्या खर्च है, प्रेसिडेंट के ऑफिस में जितने लोग हैं उनकी सैलरी का खर्च, सब इसमें होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। यानी कि कहने मतलब है, राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है और जो वाइस चेयरपर्सन होता है या फिर चेयरमैन होता है, तो उनकी सैलरी क्या है, उनके एक्सपेंसेस क्या है। और जो लोकसभा में स्पीकर होता है उसकी सैलरी, जो डिप्टी स्पीकर होता है उसकी सैलरी, ये सब आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं, जिसको प्रेसिडेंट मांगता है दोनों हाउस से कि आप अपना बताइए कि आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, आपका कितना खर्च आता है। ठीक है, ऐसे करके। और डेप्ट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइबलिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस एंड रिडम्पशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर, जो भी और भी अलग खर्चे हैं उनके बारे में सब चीज़ होता है। डेप्ट लोन है जो, वो सब चीज़ें। सैलरीज एंड अलाउंस पेंशन पेएबल टू रिस्पेक्ट टू जज एंड सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी सैलरी क्या है, उनका एक्सपेंडिचर क्या है, या फिर उनकी पेंशन क्या है, इन सब के बारे में भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही होता है, आर्टिकल नंबर 112 में। ठीक है, हाँ। द पेंशन पेएबल टू रिस्पेक्ट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की पेंशन, हाई कोर्ट के जज की सैलरी, ये सब इसी में इंक्लूडेड होते हैं। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द पेंशन पेएबल रिस्पेक्ट टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं या फिर कंट्रोलर होते हैं, उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, ये सब इसमें होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो अभी हमने बात की, जो संसद के या फिर जो जज हैं या फिर संसद को चलाने के लिए प्रेसिडेंट की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, है ना, ये सब का जो खर्च है, इन सब का खर्च एक स्टेटमेंट बनानी होती है। उसको स्टेटमेंट को बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर ईयर कितना खर्च हो रहा है, हर साल इन लोगों पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसके लिए एक स्टेटमेंट बनती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट को दोनों हाउस के द्वारा तैयार किया जाता है और प्रेसिडेंट इसको देखता है। ये आर्टिकल नंबर 112 में बताया गया है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 113 में क्या, प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट। ठीक है, कहने मतलब है ये प्रोसीजर कैसे होगा, क्या कितने फाइनेंशियल मतलब क्या फाइनेंस हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 113 में बताया गया है। तो पार्लियामेंट में ये बताया गया है कि इसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगी कि चलो इतना पैसा देना है या फिर इतना पैसा नहीं देना है। इसके लिए कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कोई वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 113 में बताया गया है। सो मच ऑफ द सेट एस्टिमेट एज रिलेट टू अदर एक्सपेंडिचर्स आर सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर द ग्रांट्स। अगर कोई चीज़ का डिमांड है कि हम इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, तो उसका एक्सपेंसेस जो बढ़ेंगे, तो उनका आपको एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उनके लिए संसद द्वारा अलग से फंड अलॉट किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर बताया गया, आर्टिकल नंबर 113 में। आर्टिकल नंबर 114 में क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल। क्या चीज़? अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है,
तो लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथा शीघ्र भारत की संचित निधि में से लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की और भारत की संचित निधि पर भारित किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम में किसी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धन विषयों के लिए, मतलब कहने के मतलब ये है, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया कि इस डिपार्टमेंट को इतने पैसे नीड है, उनको इतना फंड चाहिए, लेकिन अगर फंड बढ़ जाता है तो आर्टिकल नंबर 114 के अनुसार उसको बढ़ा सकते हैं, फंड को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, मतलब कि सप्लीमेंट्री अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, यानी कि फंड ज़्यादा बढ़ाना, जैसे कि एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं या फिर फंड की कमी आ गई है, ठीक है, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 115 में बताया गया है कि यदि अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार बनाए गए किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुपात न की गई है, न सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है। कहने का मतलब है, अगर किसी सर्विस के लिए फ़ंड अलॉट किया गया है, उस फंड की अलॉट किया गया सर्विस की बढ़ोतरी हो गई है या फिर सर्विस को देने में वो फंड की कमी आ रही है, कहने मतलब फ़ंड कम बढ़ रहा, पैसे कम बढ़ रहे हैं किसी सर्विस के लिए, तो उसके लिए आर्टिकल 114 में अनुच्छेद 114 में कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं। उन नीतियों के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों में इस बात को उठाएगा कि फ़ंड बढ़ाना है और वहाँ पर उसको फ़ंड को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, उनके अनुदान को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 115 में ये राष्ट्रपति ही करेगा दोनों संसद में जाके। आर्टिकल नंबर 116 में क्या है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। इसमें क्या है आर्टिकल नंबर 116 में, तो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी बात के होते हुए भी लोकसभा को जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप से कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो वित्तीय वर्ष विवरण में सामान्यतः दिया जाता है, तब भारत की संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की मतलब है। ऐसे कोई सर्विस के लिए फ़ंड अलॉट किया गया है, अगर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो संसद के पास पावर होगी कि वो अपना पैसा निकाल सकती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 116 में बताया गया है। ठीक है, और 117 में क्या है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, इसमें आपको बताया गया वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, यानी कि स्पेशल प्रोविजन टू द फाइनेंशियल बिल्स। ठीक है, a bill or amendment making provision for any of the matters specified in the sub-clause A to F of clause 1 to article number 110 shall not be introduced or moved except the recommendation of the president, and bill making such provision shall not be introduced the council of the states। मतलब कि ऐसा कोई बिल जो फाइनेंस से रिलेटेड है तो वो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के राज्यसभा में उसको नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, बिना रिकमेंडेशन के, जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं कर देते कि बिल को वहाँ पर करना है तब तक वो उसको राज्यसभा में नहीं किया जाएगा, लोकसभा में कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें अगर टैक्स को बढ़ाना, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर अगर किसी चीज़ की सर्विस के बारे में टैक्स को बढ़ाना है या कम करना है तो इसके लिए बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 117 ये बताता है। तो इस क्लास में हमने आर्टिकल नंबर 117 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।